बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का ये विषय पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसमें राजनीतिक संस्कृति हमारी इकाई 2 का दूसरा टॉपिक है। उसमें हमने जो है राजनीतिक की संस्कृति की परिभाषा पढ़ी है। राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा के अलावा विचारकों के कथन पढ़े हैं। राजनीतिक संस्कृति के जो घटक है उनको पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, इतिहास। देखिएगा, इतिहास की बात करते हैं तो संस्कृति जो होती है उस संस्कृति का यूं कहें तो हस्तांतरण या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने के लिए इतिहास का होना आवश्यक है। पुरातन पंथी लोग कैसे काम करते थे और नए लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे सीखा जा सकता है? पुराने इतिहासों से ही सीखा जा सकता है। तो कहा कि किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण, विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यांकन जो प्रणाली है, देश की जो इतिहास क्या कह रहा है, उसकी परंपराएं क्या हैं और जो वर्तमान में उसकी मूल्य प्रणाली है उसके द्वारा निर्धारित होता है। भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है वो संवैधानिक है, शांतिवादी लोकतंत्र है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं, सभी के सुखी होने की कामना हमारे यहाँ होती है। तो कहीं ना कहीं अर्धविकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक अथवा अलोकतांत्रिक हो सकती है। इसी तरह इंग्लैंड में भी राजनीतिक संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है, जबकि फ्रांस की राजनीति जो है वो फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। वो पहले ही झेल चुके हैं इसे, तो इस चीज से ही उन्हें नया अनुभव हुआ। अब बात करते हैं धार्मिक विश्वास की, तो वर्तमान में धर्म जो है वो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल भूमिका निभाते हैं बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं को किस प्रकार की होगी इस बात को निर्धारित करते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां, देश की भौगोलिक स्थितियां, उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या की प्रकृति की भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे से यूरोपीय अथवा अफ्रीकी देशों से भिन्न होगी, दोनों में डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक परिवेश की, तो देश का जो सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि से भी राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति निर्धारित होती है। धार्मिक विश्वास का प्रभाव जो हुआ वो मध्य यूरोप के देशों की राजनीतिक संस्कृति का स्पष्ट दृष्टिगोचर है। ऐसा दिखाई देता है कि आर्थिक रूप से विपन्न और विकासशील जो देश है उन देशों में राजनीतिक संस्कृति का विकसित देशों के जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अपेक्षाओं और जीवन शैली की भिन्नता हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो कट्टरवाद है वो कट्टरवाद किसी भी देश का विकास नहीं कर सकता। यूरोपीय कंट्रीज ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, यदि वहाँ कट्टरवाद के प्रति आप ज़्यादा ही कट्टरवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उस देश के पतन का कारण बनता है। ईरान, इराक अपनी सभ्यताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में कट्टरपंथी विचारधाराओं के लोगों ने उनको तहस नहस करने पर मजबूर कर दिया। तालिबान जैसा संगठन जो है ISIS नाम से इस्लामिक स्टेट की मांग करता है और कहीं ना कहीं वो अपने कट्टरवाद को, अपने कट्टरपंथी विचारधारा को दूसरे देशों में फैलाने का काम करता है। कोई देश यदि उसका ऑब्जेक्शन करता है तो शांतिप्रिय देशों में आंदोलन किए जाते हैं और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां जो है उनको कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करती है। तो अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि विचारधाराओं का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है। ये हमें सोचना चाहिए, चाहे उदारवाद हो, चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, जैसी विचारधाराएं अपने विश्विक दृष्टिकोण यानी विश्व की सोच के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाती है। यदि बात करते हैं कि
जो तत्व हैं वो अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, मीडिया तथा प्रेस, शिक्षाविदों इत्यादि की भी भूमिका राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में होती है। अन्य तत्वों की बात करें तो शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज आदि भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भूमिका अदा करते हैं। आगे हम लेते हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं कि कौन कौन सी विशेषताएं राजनीतिक संस्कृति की होती है। कि राजनीतिक संस्कृति को किसी भी समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा, उसके नागरिकों की आकांक्षाओं की, नागरिक जो है वो क्या चाहते हैं, उसके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा समझा जा सकता है। आगे आता है कि समन्वयकारी स्वरूप राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष भी जारी रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के मध्य में समन्वय की होनी चाहिए। आगे पूछते हैं तो विशेषताओं में आता है कि नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, जो नैतिक मूल्य दिए हैं उनके प्रति भी समर्पण का भाव होना चाहिए। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी भी समाज धार्मिक स्वरूप योगदान देता है, कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप। अगला आता है अमूर्त स्वरूप। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है तो राज्य किसी भी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है। तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भापा जा सकता, क्योंकि जनता की जो मन मस्तिष्क है, जनता का विचार जो है, जनता के मन में या मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है, कैसा विचार अमूर्त है जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता हो, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। गतिशीलता, व्यक्ति और समाज में जीवन परिस्थितियां और सामाजिक आवश्यकताओं के बदलते रहते हैं। इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है। आगे आता है राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि देश की जो जनता है उसके मूल्य, विश्वास और कुशलता के राजनीति पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं, विशेषकर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर। एक समाज की संस्कृति व्यवहार की बात करें, एक समाज की संस्कृति व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती जाती है। कई अन्य उपागमों की तरह ही 1950-1960 के दशक में उभरे हुए उपागम भी यूरोपीय केंद्रवादी धारणा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उनके स्थायित्व और उनके अस्थायित्व के कारणों की भी खोज की राजनीतिक संस्कृति के उपागम के द्वारा करना शुरू किया है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था इसकी पूर्व शर्त पे विचार करना इसीलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि दोनों विश्व युद्धों के बाद भी ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं एवं संस्थाएं सुरक्षित रही है, जबकि जर्मनी, इटली, स्पेन आदि की जो संवैधानिक ढांचे हैं उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। इटली, जर्मनी के अनुभवों ने इस तथ्य को निरर्थक साबित कर दिया है कि जहां संवैधानिक ढांचे होंगे वहां धीरे धीरे उदार लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना में भी मददगार होगी। 1950 से लेकर के 60 के दशक में तीसरी दुनिया के नवोदित देशों के संवैधानिक ढांचों का पतन इस बात का उदाहरण है कि उनके जो ढांचे थे, उनके संवैधानिक जो इकाइयां बनी थी, जो देश बने थे, वो सब समाप्त हो चुके हैं। लोकतंत्रात्मक प्रणाली मात्र उचित उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है। इस सामाजिक परिवेश में राजनीतिक संस्कृति द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। इस प्रकार लोकतंत्रात्मक प्रणाली मात्र उचित व उपयुक्त है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली उचित और उपयुक्त है। इसके अलावा कहा कि इस सामाजिक परिवेश को राजनीतिक संस्कृति द्वारा
ही निर्मित किया जा सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अब तक जिन संस्थागत सामाजिक आर्थिक तत्वों को पर्याप्त माना जा सकता है वे अपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इसी कारण राजनीतिक संस्कृति का उपागम एक नवीन दृष्टिकोण से सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करने का केंद्र बिंदु बनाते हुए राजनीतिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी है। राजनीतिक संस्कृति और कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करें तो लोकतंत्र के बीच में संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आनुभविक अनुसंधान, अनुभव से जो अनुसंधान किया वो किया ग्रेबियर, आमंड और सिडनी वर्मा द्वारा। सन 1963 में उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था द सिविल कल्चर, पॉलिटिकल एट्यूटाइज एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन द्वारा। एटीट्यूड्स डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, अमेरिका और मैक्सिको के लोकतंत्र की स्थिरता या अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभावों का भी विश्लेषण किया है। यदि बात करें कि वर्मा के द्वारा वो क्या कहा गया तो देखिएगा कि विशेष रूप से एक और ब्रिटेन, अमेरिका की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया गया था, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृतियों का अंतर खुलासा किया। आमंड वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान, समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में या अपने राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप को कहाँ रखता है, ये बात सोचने लायक है। अन्य शब्दों में एक व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं रखता है या उसके संचालन में अपनी क्या भूमिकाएं समझता है, क्या वह सरकार के सामने अपने आप को विवश महसूस करता है अथवा अपनी आवाज वहां तक पहुंचाना चाहता है या और न्याय प्राप्त करने की आशा रखता है। क्या वह समझता है कि वह शासन जो है वो निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। सार रूप में व्यक्ति का जो झुकाव है वो राजनीतिक कार्रवाई के प्रति किस तरह का है, ये राजनीतिक संस्कृति के द्वारा कैसे प्रभावित होता है। आगे देखिए राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति वर्गीकरण का आधार यह है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था किस रूप और किस सीमा तक भाग लिया जाता है। इस आधार पर आमंड और वर्मा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां बताई है। यदि पहली बात करें तो संकीर्ण संस्कृति, दूसरी बात करें तो अधीन और प्रजाभावी संस्कृति और तीसरी बात करें तो वो होती है सहभागी संस्कृति। आप देखिएगा कि संकीर्ण संस्कृति में क्या है कि इसके अंतर्गत नागरिकों को ना तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है, ना तो वो राजनीतिक, आपने देखा होगा मीडिया में जो चलता है कि व्यक्ति जो है एक पार्टी का अवलोकन करता है, सही का अवलोकन नहीं करता है। मेरे पिताजी जिस पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोचेबल मानते हैं या जिस पॉलिटिकल पार्टी के अनुयायी हैं वो उसी की वाहवाही करते हैं, उनके विचारों को ही आत्मसात करते हैं। आप देखिएगा कि फ्रांस में जो घटना घटित हुई उसके बाद एक कांग्रेसी विधायक के द्वारा सरेआम चौक पर भीड़ इकट्ठी करके जिस तरीके का नंगा नाच नचाया गया वो कहीं न कहीं संकीर्ण संस्कृति की विचारधारा है। क्यों है? क्योंकि नागरिकों को पता ही नहीं है कि आंदोलन किस बात का है, नागरिकों को ये जानकारी ही नहीं है कि मुद्दा क्या है। जैसे कि किसान संबंधित बिल को लेकर के हुआ, जैसे धारा 370 को लेकर के हुए, तो नागरिकों तक तो वास्तविकता में वो मुद्दे जो है बरगलाते हुए पहुंचाए गए हैं। पार्टी ने जो है उसे केवल अपने राजनीतिक पॉलिटिकल अप्रोचेबल मानते हुए यानी राजनीति का हिस्सा मानते हुए उस चीज को, उन मुद्दों को केवल अपने राजनीति में ही लाभ लेने के लिए ही वो मुद्दे लोगों तक पहुंचाए, लेकिन उन्होंने वास्तविकता में उनके लाभ और हानि नहीं बताई। उन्होंने हानि को कहीं न कहीं वर्क लगा करके उसे डेकोरेट करके बताने का प्रयत्न किया, ना ही अपनी राजनीतिक भूमिका समझ होती है। तीसरा होता है अधीन।
इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है, किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती कि वो किसके बारे में क्या कहें। तीसरा होता है सहभागी संस्कृति। सहभागी संस्कृति का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और अपने राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार आनुभाविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकारों का उल्लेख किया और राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया है और उसमें बताया है, देखिएगा कि पहला आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और चौथा है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। ये बाकी की जो ये संस्कृति का उल्लेख जो किया है आमंड के द्वारा, उसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।